तो चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक है आपका व्हाट कॉज इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिमांड और सप्लाई इश्यूज। कल परसों की न्यूज़ है, काफ़ी बेहतरीन है और अभी के समय में अगर देखा जाए तो इस टाइप के टॉपिक एग्जाम में खास करके खूब ठीक ठाक पूछे जाने लगे हैं। अब अभी के समय में जो भारत में जो इन्फ्लेशन अभी चल रहा है उसका कॉज सप्लाई को माने या डिमांड को माने। अब इन सारे चीज़ों से पहले हम लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर इन्फ्लेशन क्या होता है। कुछ चीज़ें इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, करेंट अफेयर है, एडिटोरियल एनालिसिस है, थोड़ा सा उतना ही करेंगे जितना इसकी आवश्यकता है। बाकी डिटेल हम लोग जब इकोनॉमी की क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस सारी चीज़ों को डिटेल में करेंगे चर्चा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आखिर इन्फ्लेशन को कैसे समझा जाए, एक आम आदमी को कैसे हम समझाएं कि हाँ इन्फ्लेशन क्या होती है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसकी अगर क्रय क्षमता जो होती है वो कम होने लगे। अर्थात मैं अगर कहूँ कि पहले आप अगर 500 रुपये लेकर के अगर मार्केट जाते थे तो आपके हो सकते थे कि आपके थैले, जिस बैग में आप जाते हैं किसी चीज़ में सामान खरीदने वगैरह जाते थे, अगर आपके पास 500 रुपये होते थे तो हो सकता था कि आपका वो थैला भर जाता था। लेकिन अगर 500 रुपये लेकर के अगर आप किसी खास टाइम में जाते हैं, अगर आपके उस पिछले समय के कंपेयर में आपका पैसा और आप जो प्रोडक्ट उस समय खरीद रहे होते थे, अगर उस प्रोडक्ट की कमी अगर महसूस होने लगे, अर्थात मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो आपकी पैसे की जो बाइंग जो क्षमता है वह कम होने लगे, हम उस चीज़ को कहेंगे कि हाँ महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि अगर पहले अगर आप 100 रुपये लेकर के जाते थे तो हो सकता था कि आपको एक झोले सब्जी हो जाते थे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो हो सकता है कि आप 100 रुपये लेकर के मार्केट जाएं तो पता चले कि थोड़ा सा ही आप वेजिटेबल्स लेकर के आप घर पे आएँ। क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? याद कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की कहानी जर्मनी पे। जर्मनी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया कि लगभग अगर वो लोग दूध का पैकेट भी अगर खरीदने के लिए वो लोग जाते तो लगभग आप देखेंगे कि बोरी में या बड़े बड़े झोले में पैसे लेकर के जाते थे। यानी कहने का मतलब ये था कि जो पैसा है उस पैसा का क्रय क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर 20 रुपये में दूध का पैकेट मिल रहा है और फिर 100 रुपये में दूध का पैकेट मिल रहा है उतना ही, 1000 में उतना ही दूध का पैकेट मिल रहा है और 10,000 में उतना ही दूध का पैकेट मिल रहा है। इसका मतलब है कि पहले इतने पैसे दूध इतना, फिर बाद में इतने पैसे दूध इतना, यानी क्वांटिटी उतना ही है जबकि आप जो पैसे लेकर के जा रहे हैं उसका क्षमता बढ़ते जा रहा है। क्या चीज़ें सारे लोग समझ रहे हैं? यानी एक निरंतर समय के साथ जो भी जो जेन्युइनली जो समय चलता है उस समय के अकॉर्डिंग अगर पैसे की जो बाइंग कॉस्ट में ज़्यादा वेरिएशन होने लगे, उसकी क्षमता कम हो जाए तो दैट मीन्स आप उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। दो तरीका से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, डिमांड और सप्लाई। कैसे इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, और एक इकोनॉमिक का एक कंसेप्ट है फ्लिप कर्व का, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे मानते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। सबसे पहले डिमांड को समझते हैं और डिमांड कहाँ से आता है, और फिर हम सप्लाई को समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में क्या अंतर है। जैसे मैं कहूँ सप्लाई पर आते हैं सबसे पहले, अभी का जो प्रेजेंट टाइम जो अभी के समय में चल रहा है उसी पर थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे ओनियन हाल के समय में बहुत तेजी के साथ इसके रेट में परिवर्तन हुए हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में ओनियन की कमी है तभी इसका रेट अभी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका सप्लाई प्रॉपर मार्केट तक अच्छा से नहीं हो पा रहा है, या मार्केट में अगर कुछ है मटेरियल तो उसको कोई बिचौलिए लोग हैं उसको स्टोर करके रख लिए हैं जिसकी वजह से समस्या हो रहा है। क्या चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? इस सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड में क्या हो सकता है? अचानक से आपके पास पैसे आने लगे, मान लीजिए मनी
आपके पास आया अचानक से। अब मान लेते हैं कि आप मोबाइल ही खरीदना चाहते हैं, मोबाइल आपके 10K से लेकर के 15K के बीच में आपका काम चल जाने वाला है। हर वो फैसिलिटी इस मोबाइल में है जिसमें आपके पढ़ाई संबंधी या व्हाट एवर कुछ भी, इसको अगर आप खरीदें तो आपका काम चल जाए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी सैलरी मान लीजिए कि 40,000 रुपये है, आपके लिए चीजें खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी, खरीद सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने कंपनी स्विच किया, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, यानी आपके पास इनकम बढ़ा। जब इनकम बढ़ा तब यहां से नीड आपका कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? डिजायर में। क्या चीज समझ में आ रहा है? अब आप इस फोन से कन्वर्ट होकर के आप आईफोन की तरफ जाएंगे। इज दैट क्लियर हो रहा है सारे लोगों को? अब यहां पर समस्या ही है कि अगर ऐसे ऐसे लोगों की अगर इनकम अचानक से बढ़ने लगे तो क्या आईफोन कंपनी जो है, जो आईफोन बनाती है, क्या उनको डिमांड की ज्यादा लो करेंगे कि नहीं? उनको तो डिमांड करेंगे तो लगभग वो क्या करेंगे? एम्प्लॉय जनरेट करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बनाई जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? अगर उदाहरण के लिए जितना डिमांड ये लोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक साल में उसको 100 फोन सेल करना था आईफोन को, अचानक से 500 फोन की ऑर्डर होने लगे। अगर इस फोन की वो कीमत मान लीजिए कि वो 50,000 रुपये रखा है, तो वह क्या करेगा? उसकी कीमत 60 के कर देगा, करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 10,000 रुपये जो बढ़ा हुआ क्या है? यही तो है इन्फ्लेशन। क्या डिमांड और सप्लाई के बीच में चीजें समझ में आ रहा है? कैसे क्या इंटरलिंकिंग हो रहा है? कुछ और उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक और तरीका देखते हैं सप्लाई के लिए। दो फैक्टर लेते हैं हम। एक हम फैक्टर लेते हैं, हम इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक बात करते हैं गवर्नमेंट की। क्या करते हैं? अच्छे से समझना, एक कॉन्सेप्चुअल चीजें है, कोई अच्छा से इसमें वो नहीं डाला गया है क्या? आरबीआई बैंकों का बैंक है और गवर्नमेंट। अगर सप्लाई, मान के चलिए कि ये ओनियन है या मान लीजिए कि टमाटर है, ये दोनों चीजें अभी पिछले कुछ दिनों में महंगाई स्तर पर था। अगर गवर्नमेंट इसका मतलब दूसरे देशों के साथ सप्लाई करा दे भारत में, तो क्या ये इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगी या इसमें जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो कम होगा? कम होगा, ऑब्वियसली बात है। आरबीआई का काम होता है इस मैटर पर काम करना, डिमांड वाले पर। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है जिसमें, मार्केट इन द सेंस सारे लोगों इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। यहां आरबीआई बैठा है और आरबीआई के टच में सारे बैंक है, जितने भी बैंक हैं इन्हीं के टच में है। थोड़ा सा जा रहे हैं इसके, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि एक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, या हम मान लेते हैं कि यहां पर बैंक है पीएनबी, या मान लेते हैं कि बैंक है एसबीआई। ये 3 बैंक हैं। ये 3 बैंक के पास आप पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि नहीं? मनी सबमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपने सबमिट किया एसबीआई में। एक रूल होता है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई के पास जितना पैसे इस एसबीआई में, हम 100 रुपये पर एक बात मान के चल रहे हैं, इस 100 का कुछ परसेंट जो होता है वह आरबीआई के पास क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। क्यों करना होता है? आगे कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे क्या कहानी है इसका। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है, और 100 रुपया में से जैसे मान लीजिए कि 4 रुपया, 4 रुपया
आरबीआई के पास किसी विशेष परिस्थिति में जमा करने की नीड हो, मानते हैं इस चीज के लिए कुछ अलग अलग समय में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि जैसे एसबीआई है और एसबीआई के पास 100 रुपये मैंने एक्स नाम का आदमी आया और इस पर क्या किया, जमा किया, और जमा करने के बाद अब इसमें से आरबीआई ने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाया कि कुछ रुपये आपको क्या करना है, मेरे पास सबमिट करना है, और ये 96 रुपये का ही आपको क्या करना है, फिर से उसको मतलब लिक्विडिटी के तौर पर रिसाइकल करने हैं। जैसे मान के से 96 रुपये आएंगे तो 96 रुपये का वो फिर से लोन अलॉट कर देगा आरबीआई। अब ये 4% होता है। अब कभी विशेष परिस्थिति में होता है कि इसको 5% भी बढ़ा दिया जाता है। ये चीजें जो होती हैं अप डाउन फेस में होते रहते हैं। तो अगर मार्केट में ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ये जितना अंदर रखेगा, जैसे जितना अपने पास एब्जॉर्ब कराएगा, कम पैसे बचेंगे किसके पास, एसबीआई के पास, तो उतना कम वो लोन दे पाएगा। इसको एसएलआर सीआरआर कहते हैं। अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ये चीज नहीं बता रहा हूं कि ये क्या चीज है, बस एक छोटी सी कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आप इसको इंटरलिंक कर पाए, इस करंट अफेयर को आप अच्छा से इंटरलिंक कर पाए। तो यानी कहने का मतलब है कि आरबीआई डिसाइड करता है इनडायरेक्टली कि बैंक के पास कितना पैसे आ रहे हैं और उस पैसे को कितना पैसे लोगों को लोन देना है, बात समझ रहे हैं। अब ये आरबीआई रिलैक्स करेगा, मतलब अपना टर्म्स एंड कंडीशन रिलैक्स करेगा तो इन लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, और ज्यादा पैसे बचेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन देंगे, और जब ज्यादा लोन देंगे तो डिमांड ज्यादा होगा, यानी ज्यादा डिमांड क्या करेंगे, जो जो उनको सामान की जरूरत होगी लोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि डिमांड ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब है कि आरबीआई इस रेट में कुछ बदलाव करेगा, इस रेट में बदलाव करेगा, और जैसे इस रेट में बदलाव करेगा एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इस सारे जितने छोटे छोटे बैंक हैं वो अपना लोन रेट जो होगा वो क्या कर देंगे, कम नहीं करेंगे, ध्यान रखने, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे जिससे आपके पास पैसे ही ना जाएं। अब जैसे ही आपके पास पैसे नहीं जाएंगे आप डिमांड नहीं करेंगे और इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो डिमांड आधारित जो भी इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल किसी भी स्टेट की जो वहां की गवर्निंग बैंक होती है वो करती है। क्या चीजें क्लियर हुआ। और सप्लाई साइड से जो भी इन्फ्लेशन होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह गवर्नमेंट, जो भी वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है, वो सप्लाई के माध्यम से इन्फ्लेशन को क्या करे, कम कर दे। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आया है, अभी ये तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए कि डिमांड से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं और सप्लाई से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। यानी सरकार ने अगर सप्लाई सही ढंग से नहीं किया तो इसका मतलब है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 1 साल के अंदर में हमको 1 मिलियन टन ऑनियन की जरूरत है, हो सकता है कि देश में डिजास्टर आ गया हो, ड्रॉट आ गया हो, फ्लड आ गया हो, कुछ भी XYZ कुछ भी समस्या हो वहां पे, और समस्या आने से आपका ऑनियन का उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो सरकार का यहां रोल होना चाहिए कि वह क्या करे कि वह 1 मिलियन टन दूसरे देश से मंगा करके भारत में अवेलेबल कर दे। अगर सरकार नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि जितना प्रोडक्ट कम होगा उतने प्राइस इंक्रीज होंगे, और वही प्राइस इंक्रीज क्या है, आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है, बात क्लियर है। यहां पर अगर डिमांड की बात करें तो अब कहने का मतलब यह है कि मार्केट है, जैसे आपने साइकिल का शॉप खोल लिया, मोबाइल का शॉप खोल लिया, या कुछ भी एमएसएमई सेक्टर का कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट में किसी के पास पैसे ही नहीं है कि वो खरीदे। ये भी तो हो सकता है, जैसे आप बहुत सारे हैं कि आपने मोबाइल का शॉप खोल लिया हो और किसी के पास पैसे ही नहीं है कि वह मोबाइल को खरीदे, कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि ये आरबीआई इनको बोलेगा कि भाई आप अपने इंटरेस्ट रेट में क्या करें, कमी करें। तो जैसे इंटरेस्ट रेट में कमी करेंगे ये भर भर के लोन देगा तो लोगों के पास पैसे होंगे, और जब पैसे होंगे तो लोग क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाएंगे, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्या चीज समझ में आ रहा है। अब इसी दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। अभी का जो एक ही न्यूज है, थोड़ा सा एक लाइन का, हम लोग उसको पड़ताल करेंगे। आरबीआई ने एक स्टेटमेंट लिखा है और उस स्टेटमेंट में बात बोला है कि अभी के
समय में पिछले 1-2 सालों से जो इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है वह जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई, डिमांड आधारित इन्फ्लेशन नहीं है, ये सप्लाई आधारित है। उसने स्टेटमेंट बोला है। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, पीछे की दुनिया में लगभग पी चिदम्बरम की बात करेंगे और सुब्बा राव जी की भी बात करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। अब पहले थोड़ा सा एक चीज कंपेयर करते हैं। एक होता है फ्लिप कर्व, ध्यान से समझिएगा। अभी समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग जो बोलते हैं उसकी क्या कहानी है। जैसे मैंने एक ग्राफ ऐसे मैं प्लॉट कर रहा हूं, अभी हम इसमें कुछ टेक्निकल नहीं गए हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बात समझ रहे हैं। इसकी पूरी बहुत पैरामीटर्स हैं स्टडी करने के लिए। जब हम बैंकिंग में आएंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे इकोनॉमिक में, तो सारे पैरामीटर्स क्लियर हो जाएंगे कैसे ये काम करते हैं। इसको हम मान लिए वाई एक्सिस, इसको मान लिया हमने जेड एक्सिस, नहीं इसको एक्स मान लीजिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई और एक्स। इसको हम मान ले इन्फ्लेशन और इसको हम मान ले अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये है महंगाई, ये है महंगाई और ये है आपका बेरोजगारी। एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थीसिस दिया। क्यों दिया, इसको इस लिंक को भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं 1, 2, 3 यूनिट मान लिया, 1, 2 और 3। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर इन्फ्लेशन का यूनिट 3 था, ध्यान से समझिए, इन्फ्लेशन का यूनिट 3 था तो अनएम्प्लॉयमेंट 1 था। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन अगर आपका क्या था 3 था, यानी टॉप लेवल पर था, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या था 1 था, यानी कम था। इस केस में हम आते हैं, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन 1 है, इन्फ्लेशन 1 ही ना है, माने रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट 3 है। क्या और समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि फिलिप कर्व ये बताता है कि अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर रोजगार सृजन हो रहा है। बात समझ रहे हैं। और जहां पर इन्फ्लेशन कम होता है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब है आसान भाषा में, इन्फ्लेशन एक स्तर पर होना भी अच्छी बात है। अगर इन्फ्लेशन, अब क्यों, इसका लिंक थोड़ा सा जोड़ करके देखते हैं क्यों ऐसा होता है ये चीजें। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पर सर ने डिमांड बेस्ड बात कर रहे थे सर, यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी पर्सन की सैलरी अचानक से 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपया जैसे ही हुआ उसका नीड डिजायर में कन्वर्ट हो गया, और डिजायर में कन्वर्ट हो गया तो पहले 1 साल में अगर एप्पल 100 मोबाइल बना रही थी, अब उसको 150 मोबाइल बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो अब 100 से ज्यादा, ध्यान रखिए अच्छे से, अब 100 से जो 150 मोबाइल जब बनाएगी तो उस 50 मोबाइल को बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर रखने पड़ेंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, यही चीजें यहां पर बताता है। लेकिन ये चीजें 100% हर स्टेज के लिए उपयुक्त नहीं है। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जब देखिए, जब इसका उल्टा हो जाए, जब इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगे और जो ये मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये क्या हो रहा है, घटने लगे, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कि मान के चलिए कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और किसी को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं हो रहा है। क्या चीज समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन कहां देखी गई थी, जर्मनी में। यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और लोग अपने गले में एक पट्टा डाल करके घूम रहे थे कि मुझे कुछ काम दो। क्या चीज समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या चीज समझ में आ रहा है। अब ये चीजें थोड़ा सा इकोनॉमिक की ये पैरामीटर्स थी, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, ये बेसिक था, अब इसका हम प्रयोग करेंगे इस न्यूज में और ये समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई और अभी के समय में जो आरबीआई जो ये स्टेटमेंट कहा है, क्या वह सही है या गलत।
देखिए जनरली इन्फ्लेशन भारत के लिए, इंडिया के लिए 2 से लेके 6% के बीच में रखा गया है कि इसी के बीच में, यानी 4% के आसपास अगर रहे तो उसको आइडियल माना जाता है। भारत में अगर इन्फ्लेशन इतना हो, अभी से कुछ पिछले 2020 के बाद आप देखेंगे, 2020 नहीं 22 से ले लीजिए, 2022 के बाद लगभग विशेष परिस्थिति में लगभग 6% प्लस भी ये इन्फ्लेशन चला गया है भारत के कंडीशन में। अब चला गया है, अब थोड़ा सा दुनिया पर नजर डालते हैं कि भारत के बिहाफ पे जो दूसरे देश हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसमें इन्फ्लेशन का भी करंट सिनेरियो क्या है, तो लगभग 3.1% के आसपास अमेरिका में अभी, कल की डेटा मैं बता रहा हूं। अब चाइना में चले जाएं, अभी के समय में चाइना में आप चले जाएं तो चाइना में लगभग भी 3.8 के आसपास है। यानी यूके में चले जाएं तो यूके में लगभग 5.1% के आसपास है यह डेटा। थोड़ा सा अपने छोटे भाई पर भी नजर डाल लें। पाक की अगर बात करें तो लगभग 28-29%, क्या 28-29? हाँ। कभी जा करके, कभी अगर आनंदित होना है तो जा करके कभी गूगल कीजिएगा कि वहां बाइक की कीमत क्या होती है, समझ रहे हैं? बहुत आनंदित होंगे और किस टाइप के बाइक वहां पर सेल होते हैं, क्या चीज समझ में आ रहा था आपको? यहां से अंदाजा, ये तो मतलब डेटा है, समस्याएं हैं। एक और कारण होता है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है। इन्फ्लेशन का हम कॉज जानने का प्रयास करते हैं, क्यों बढ़ता है। एक डिमांड आधारित इन्फ्लेशन समझा चुके, सप्लाई आधारित समझा चुके। सप्लाई आधारित, सप्लाई में मिसमैच होता है और डिमांड मिसमैच होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और क्या हो सकते हैं, जब इंटरनेशनल मनी भी इंपैक्ट डालता है इन्फ्लेशन पर। जैसे मान लीजिए कि डॉलर है आपका, डॉलर का रेट जो है वह रुपीज की तुलना में ज्यादा तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दे। खूब अच्छा से समझिएगा, एक डॉलर इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि 80 रुपीज हो जाए, तो अगर कोई आदमी वहां से $1 लेकर के आएगा तो आपके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा। तो यानी अगर इंटरनेशनल मनी है, डॉलर है, यूरो है, अगर भारत में अगर वो आ रहे हैं तो भारत में वो चीजें आएगी, हो सकता है कि उस चीज को प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे और उसको अपने कंट्री लेकर जा सकते हैं। जेन्युइन कोई चीजें बड़े मात्रा में लेकर के नहीं लेकर के जाएगा। कैसे नहीं लेकर के जाएगा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करते हैं, आप वहां से $10,000 लेकर के आए, तो $10,000 लेकर के आइएगा तो क्या आप दूध खरीदने के लिए जाएगा तो डॉलर दीजिएगा? नहीं, आप इस पैसे को आरबीआई में सबमिट कीजिएगा और आरबीआई इस डॉलर को कन्वर्ट करके रुपया में दे देगा। और इस डॉलर का ट्रेड कौन करेगा? देश स्तर पर किए जाएंगे। जब मान के चलिए कि भारत जैसे राफेल का डील करेगा, जितना पैसा यहां पर आरबीआई के पास लोग डॉलर कन्वर्ट किए रहेंगे, यही डॉलर उनको दे दिया जाएगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? और हम जो पैसे दिए रहेंगे, जैसे अब यहां कुछ लोग उनके भी तो यहां रहते हैं, रुपया भी तो वहां लेकर के गए होंगे, तो रुपया तो वहां तो यूज नहीं होगा, तो वो लोग अपने जो बैंक होंगे उसमें वो कन्वर्ट करा करके वो डॉलर ले लेंगे, रुपया उनके पास होगा। तो मान लीजिए वहां का देश, समझिए इस चीज को, अगर रेट इतना 80-100 रुपये का इतना ज्यादा अंतर होगा, तो सोचिए कि अगर वो पैसे से अगर भारत के, सपोज मान लीजिए कि दाल है, तिलहन है, इसका अगर वो लोग खरीदना शुरू कर दे भारत से, तो वो बहुत कम डॉलर लेकर के आएंगे और आपका बहुत सारा सामान लेकर के चले जाएंगे। अब जैसे सामान कर लेकर जाएंगे, आप में सप्लाई की समस्या हो जाएगी, और जैसे सप्लाई कम हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्या चीजें सारे लोग जोड़ पा रहे हैं?
ये बेसिकली होते हैं। दूसरा, ये लगभग जेन्युइन फैक्ट है कि लगभग इन्फ्लेशन बढ़ने का। अब मुद्दा हम इस पर फोकस ये बात करने वाले हैं अभी के समय में, करंट अफेयर में, कि आखिर आरबीआई ने जो स्टेटमेंट कहा, आरबीआई ने स्टेटमेंट कहा कि अभी का जो समस्या है इन्फ्लेशन का, वह सप्लाई बेस्ड है, सप्लाई बेस्ड है। कैसे सप्लाई बेस्ड है, इसको समझना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक छोटी सी कहानी थोड़ा सा लेकर चलेंगे, यूपीए सरकार की घटना का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, फिर थोड़ा सा रघुराम राजन जी की भी बात करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जेटली साहब, और उस समय गवर्नर थे सुब्बा राव जी, और दोनों आदमी इकोनॉमी के बहुत ही बेहतरीन जानकार थे। और उस समय अगर आपको याद हो तो यूपीए की गवर्नमेंट में जो सरकार थी, किसकी थी? मनमोहन सिंह साहब की। और मनमोहन सिंह साहब का तो पूछना ही नहीं है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। 1991 में उनकी भूमिका आप समझ सकते हैं। आरबीआई के भी वो गवर्नर रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, बहुत सारे XYZ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर लगभग 2007, 8, 9 के आसपास सुब्बा राव ने कितना बार चिदम्बरम साहब को बता दिया कि भारत में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का जो कारण होता है वो होता है ऑलवेज सप्लाई टाइप, डिमांड टाइप नहीं, क्योंकि भारत में उतना सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं कि लोग डिमांड आधारित इन्फ्लेशन करा दें। तो ये हमेशा चिदम्बरम और सुब्बा राव के बीच में वो क्या होता था, कन्फ्लिक्ट होते रहता था। और मनमोहन साहब उस चीज को देखते और हंसते, क्योंकि तीनों लोग इकोनॉमिस्ट थे, और तीनों लोग इकोनॉमिस्ट थे तो उनको सारा चीज देखते और हंसते, थोड़ा सा स्माइल करते और कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं चीजें। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे आखिर क्या कारण था कि रघुराम राजन ने गवर्नर के पद से इतना जल्दी इस्तीफा दे दिया। कभी करेंगे, इसकी भी पड़ताल हम लोग करेंगे। आखिर क्या कारण है कि शक्तिकांत दास जी, जो अभी एक लंबे समय के साथ एक भारत के जो आरबीआई है उसको गवर्नर हैं और निरंतर चलते रह रहे हैं, क्यों? और भारत की एक, हम पिछले ऑडिटोरियल में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कुछ दिन पहले, कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें रिटायर्ड आईएएस या जो आईएएस पदाधिकारी हैं उन्हीं को उनकी पोजीशन दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं एक चीज आपको आ जाता है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अब ये करते रहेंगे, क्रिटिकल नहीं होंगे सर। आप कुछ भी करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स के अंदर में आप आ जाएंगे, सरकार को आप क्रिटिसाइज करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो यानी शक्तिकांत दास वही करेंगे जो निर्मला ताई कहेंगे, जो शायद प्याज नहीं खाते हैं, आप लोगों को पता ही है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना? अभी सप्लाई से समझ में आया। जब मान के चलिए कि सप्लाई की जरूरत है, ऑनियन का रेट बढ़ रहा है, तो वो बोल रही है कि हम प्याज नहीं, आप मत खाओ। क्या चीज समझ में आ रहा है? तो वहां पर भी बताया जा रहा था। तो आप सोचेंगे कि 2009-10 के बाद आखिर सप्लाई आधारित डिमांड पर चर्चा किसी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये काम आरबीआई के जो गवर्नर हैं, अगर वो क्रिटिकल होंगे तो ये डायरेक्ट कहेंगे सरकार को। जैसे आप डायरेक्ट को टारगेट करेंगे, आप गवर्नर नहीं रह पाएंगे। थोड़ा सा टफ बातें हैं। अब इसको जुड़िएगा रघुराम राजन से। उतना बड़ा आदमी, वह अंडर में आईएमएफ ऑफर दिया जिस बंदे को, उसने छोड़ दिया। तो गवर्नर का मतलब आरबीआई गवर्नर के अंडर में, सरकार के अंडर में वो तो काम करेगा ही नहीं। यही कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अलग अलग कारण थे, अभी मैं पड़ताल नहीं कर रहा हूं कि क्यों दिया। जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसमें बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे, और जब हम एनपीए की कहानी पढ़ेंगे, लगभग 2006-07 के बाद किस तरह भारत का जीडीपी धड़ल्ले से बढ़ रहा था और एक बैंकों के ऊपर किस प्रकार का एक समस्या डेवलप हो रहा था और ये सामने नहीं आ रहा था बात। और अचानक से जब ये चीजें सामने आई और उस समस्या को गवर्नमेंट दबाने का प्रयास कर रही थी, यही कुछ है कॉन्फ्लिक्ट। अभी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग इस मुद्दे पर। यानी कहने का मतलब है कि जो काम लगभग आज से 10 साल नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा पहले
सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस मुद्दे को लेकर के, वो चीजें कहीं ना कहीं आरबीआई ने कहा है। कैसे कहा है? पब्लिकली कहा है? नहीं, एक छोटी सी बात के तहत, एक छोटी सी मतलब रिटन बेस डॉक्यूमेंट्स के तहत कहा है, खुल के नहीं कहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी चीज की हम लोग अभी पड़ताल करेंगे। न्यूज क्लियर समझ में आ गया, डिमांड सप्लाई समझ में आ गया कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि आखिर अगर सरकार अपने सप्लाई को ठीक करे तो क्या इन्फ्लेशन कम हो सकते हैं? इस चीज को हमको देखने का प्रयास करते हैं। और इस सप्लाई को कैसे ठीक करें, बात समझ रहे हैं ना? कैसे ठीक करें, अच्छा कैसे करें सप्लाई को, इसको हम सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा? देश में जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा। और उत्पादन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? किसानों को हर वो फैसिलिटी देकर के। अब समस्या कहां आ रही है प्रोडक्शन को? जैसे मान लीजिए कि किसान को राइस हो गया, व्हीट हो गया, या अदर्स कुछ ओनियन हो गया, कुछ भी हो गया, इसी समय में अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट आ गए, फ्लड आ गया, न राइस हुआ, न व्हीट हुआ, न मक्का हुआ, न अदर्स ओनियन हुए, कुछ नहीं हुए, तो अब सरकार को यहां पर चाहिए कि सरकार इस पर अगर कुछ समस्या हो रहा है प्रोडक्शन में तो उस पर काम करे। अगर भारत में नहीं है तो दूसरे देश से क्या किया जाए? उसको इंपोर्ट किया जाए। अब सरकार यहां पर क्या करती है? सरकार अभी थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अभी 3 राज्यों में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट सेंटर में उनकी सरकार बनी है। और जाकर के, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जाकर के उनके मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्या कमिटमेंट किया गया है, कितना चीजें, रेवड़ी बांटने की बात की गई है। अब बताइए वो रेवड़ी आप बांटेंगे, जैसे अभी मैं एमपी का ही कल परसों देख रहा था मैनिफेस्टो, तो एमपी में बोला गया कि 450 रुपए के आसपास वहां पे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कहीं गैस सिलेंडर है तो खाने को नहीं है, जहां खाने को है वहां गैस सिलेंडर है। क्या चीज समझ में आ रहा है? प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा है इस चीजों को लेकर के, जो आप रेवड़ी बांट रहे। जैसे एक और उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, पिछले हमको लगता है कि 3-4 क्लास पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि लगभग जो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहे हैं उसको लगभग बढ़ा दिया गया है 3-4 सालों तक के लिए। क्या चीज समझ में आया? तो एक बात बताइए कि अगर उस प्रोडक्शन को आप उस गरीब स्तर पर पहुंचा रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि प्रोडक्शन किसान ही ज्यादा बढ़ाने लगे, इस पर कुछ काम कर दिया जाए। क्या चीज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको आज के लिए पैसा दूं कि हाँ अगर आप पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, आपको खाने के पैसे नहीं है, तो मैं आपको पैसे दे दूं, कुछ खा लो। कल कौन देगा? नेक्स्ट डे कौन देगा? या उससे बेहतर होगा कि आज के समय में आपको उस लायक बना दूं कि कल से आप मेरे ऊपर डिपेंड न रहें। तो लगभग आप इस पर काम करिए, किस पे? सप्लाई पे। और रेवड़ी बांटना बंद कीजिए, किसानों को समझिए इस चीज को। और किसान के साथ भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। क्या चीज समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। और यहां पर जैसे राइस है और व्हीट है, इस पर हम लोग बहुत धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, मोटे अनाज पर काम ही नहीं कर रहे हैं। मोटा अनाज पता है किसको कहते हैं? किसको? हाँ, तो इस पर काम किया जाए क्योंकि इसकी कमी हो रही है। तीसरा चीजें है कि पल्स दाल बोलते हैं, दाल प्लस तिलहन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अभी डेटा की बात करेंगे कुछ, लगभग अगर दाल की बात करें तो लगभग अभी के समय में 15% के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और तिलहन की बात करें तो तिलहन लगभग ऑन एवरेज 56 से लेकर के 60% के आसपास हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में उतना प्रोडक्शन नहीं है, और 60% इंपोर्ट करने के बाद भी समस्या है। क्या चीज समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। तीसरा कंडीशन और क्या होगा? सप्लाई को बिचौलिए, जो भी बीच वाले जो काम करते हैं, एमएसपी पर काम करने होंगे, ठीक ठाक एमएसपी मिलेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूं, अब थोड़ा सा ये बिचौलियों की समस्या। पिछले 3-4 महीना पहले नासिक की एक छोटी सी घटना है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि ओनियन का रेट अचानक से 10 रुपया हो गया।
पता है किसान ओनियन ऐसे ही फेंक के आ गए मार्केट में, ऐसे ही लेकर गए और फेंक के आ गए कि मुझे कुछ नहीं करना, इतना मेहनत करें और मेहनत करने के बाद हमको उसका वास्तविक प्राइस ही नहीं मिले तो हम क्यों खेती क्यों कर रहे हैं। और अभी के समय में आप देखिए कि 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में ओनियन की प्राइस चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो एमएसपी क्या होता है अभी नहीं करेंगे चर्चा, बहुत ही लंबा टॉपिक है। यानी सरकार के द्वारा एक रेट फिक्स किए जाते हैं, उसी रेट फिक्स के माध्यम से आपको वो चीजें सेल करनी होती है जिससे किसान उस पर काम करता है। क्या चीजें क्लियर है सारे लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो एक तो यहां पर इस पर आप काम करेंगे कि जो लोग बिचौलिए हैं उन बिचौलियों को खत्म करना होगा, सरकार को स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा ये तिलहन का डेटा देखते हैं कि कितना, अभी कल मैं उसको किया था। दाल का उत्पादन अगर देखा जाए अभी के समय में, दाल का उत्पादन 2022 और 23 में कितना है तो 26 मिलियन टन, 26 मिलियन टन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा कि 2031 तक यह 26 से बढ़ करके ये 35 मिलियन टन के आसपास हो जाएगा। आप तो कहेंगे बधाई हो, हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन 2031 में जो हम लोग की नीड होगी, डिमांड होगी इस दाल की, लगभग 39.5 मिलियन टन की होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 2031 के आसपास जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दाल की उपज में इतनी वृद्धि होगी, फिर भी हम डिपेंड रहेंगे दूसरों देशों के ऊपर। और फिर भी जब दूसरे देश के ऊपर रहेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कहानी, क्या चीज समझ में आ रहा है? यानी हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना चाहिए। तिलहन की अगर हम बात करें, लगभग अगर पाम ऑयल, पाम तेल जो होता है लगभग 60% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। ये जितने भी पाम ऑयल से मतलब खाने से लेकर के क्रीम से लेकर के हर जगह इसका यूज होता है। कहाँ? ये आपके साउथ एशिया से ये सारा चीजें क्या किए जाते हैं, मंगाए जाते हैं। क्या चीजें क्लियर है सब किसी को? सोयाबीन की अगर बात करें, सोयाबीन की अगर हम बात करें तो लगभग 22% के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मूंगफली, जो मूंगफली तेल है, मूंगफली का जो ऑयल है, लगभग 17% के आसपास हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम इंपोर्ट पर ज्यादा वो चीजें निर्भर है। तो देखिए अगर हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे तो हमारा कर्ज हमारे ऊपर ज्यादा होगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको खुद को क्या करना होगा, प्रोडक्शन के युक्त, मार्केट के युक्त हमको जितना नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हमको खुद प्रोडक्शन करना होगा। अगर प्रोडक्शन करेंगे, इन्फ्लेशन, क्या चीज समझ में आ रहा है? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए एक बार। अब एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है फॉर्म करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं।